नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में वैसे तो टूरिज्म बूम बूम कर रहा है, लेकिन क्या टेक्सटाइल के सेक्टर में अपार संभावनाओं को तलाशने का वक्त आ गया है? दरअसल राजस्थान में टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट 2024 का आयोजन हो रहा है। यह 10वां बायर सेलर मीट है, जबकि 5वां राजस्थान का शो है। इस मीट के आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसे कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट होगी? कैसे राजस्थान के उद्योगपतियों को एक सेक्टर में बेहतरीन काम करते हुए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जाए और कैसे वर्ल्ड मार्केट में अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रवि पोद्दार जी, वेस्ट जोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं, AEPC यानी कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। जाकिर हुसैन सर हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं, ये सदस्य हैं गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। साथ में हमारे साथ सुनील जैन जी हैं, ये को फाउंडर हैं सोटेक्स नेटवर्क के। शुरुआत करते हैं रवि जी आपके साथ। जरा बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये कि हम नॉर्थ में खड़े होकर ये डिबेट कर रहे हैं और आप वेस्ट जोन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य हैं, तो ये कैसे हुआ? और दूसरा, ये जो AEPC है ये किस तरीके से काम करती है और इस पूरा जो मीट है उसमें इसकी भागीदारी क्या है? AEPC हमारी काउंसिल है जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर इंडिया, और बेसिकली गवर्नमेंट से जो लाइसेंसिंग है वो सारी AEPC के थ्रू की जाती है। गवर्नमेंट से जो भी इंसेंटिव्स हैं, प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड शोज़ हैं, सब ऑर्गेनाइज करती है। और मेरा नॉमिनेशन वेस्टर्न जोन से इसलिए हुआ बिकॉज राजस्थान वांटेड अ सीट जो जयपुर को रिप्रेजेंट कर सके, तो उस टाइम पे और सीट्स अवेलेबल ना होने के कारण से वेस्टर्न जोन से सीट अलॉट की गई। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि रवि जी नॉर्दर्न जोन की जगह वेस्ट जोन से कैसे आए। जो आदमी काबिल होता है उस काबिलियत को आप कहीं रोक नहीं सकते हो। सो लाइक ए ट्री यू शुड ब्रांच आउट एंड फाइंड योर प्लेस। तो ऐसे रवि जी ने नॉर्दर्न जोन में जगह नहीं होने की वजह से वेस्टर्न जोन से इनको इलेक्ट किया। ठीक है सर, वैसे तो ईस्ट टू वेस्ट होता है, लेकिन नॉर्थ टू वेस्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन रवि पोद्दार जी, जो हम ये मीट कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है सर? सर बेसिक्स है कि ग्रोथ लाना। अभी जो राजस्थान और जयपुर की तरफ जो रुझान है बायर्स का, वो ये है कि हर आदमी को प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैपेसिटीज़ लानी है। जयपुर इज़ अ ग्रोइंग मार्केट और राजस्थान बेसिकली के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास बेसिकली टेक्सटाइल जो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी मशीनरीज बढ़ा रहे हैं, और इस मीट करने से हमारे को बेसिकली अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे जो सस्टेनेबल फैब्रिक्स में डील करते हैं। अच्छे फैब्रिक्स सप्लायर्स होंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को और हमारे डोमेस्टिक के सप्लायर्स को अच्छे वेंडर्स मिलेंगे। अच्छे वेंडर्स मिलने से हमारी सप्लाई लाइन बेटर होगी, बायर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और हमारी डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी होनी है। जाकिर हुसैन जी, कोई टारगेट रखा गया है? क्योंकि आप राजस्थान एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान में अभी तक इसका कितना कारोबार है? बीते 10 सालों का अगर मोटा मोटा आंकड़ा भी निकालें तो कितना इसमें ग्रूम हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है? और कोई टारगेट हमने रखा है कि भाई हम अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को अगले 5 साल 10 साल में यहां से उठाकर यहां ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो हम प्रोडक्शन करते थे या कोई भी पॉलिसी बनती थी तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती थी टेक्सटाइल को लेके। ठीक, मैंने अभी जब हमसे ये सुझाव मांगे गए कि किस तरह से हम गारमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा हमको एक गारमेंटिंग की आप एक सेपरेट पॉलिसी दो, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी इतनी बड़ी होती है, उसमें गारमेंट का काम करने वाले, गारमेंट बनाने वाले खो जाते हैं। लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को हम रोजगार देते हैं, और जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है या आप टर्नओवर कहिए तो डोमेस्टिक सेक्टर में करीब 5,000 करोड़ है, एक्सपोर्ट सेक्टर में करीब 7,000 करोड़ है। इसको थोड़ा बताइए सर, डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ राजस्थान है या इंडिया हम यहाँ ले रहे हैं? नहीं, और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर? मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ इसको। डोमेस्टिक से मेरा मतलब है कि जो हम इंडिया के अंदर माल बेचते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर है जैसे रिलायंस है, पेंटालून है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनके अपने अपने मल्टी स्टोर्स हैं, 100 स्टोर है, 150 स्टोर्स हैं। और एक है अनऑर्गेनाइज मार्केट जो आप देखते हो बुटीक खुले हुए हैं अलग अलग जगह पे, वो डोमेस्टिक सेक्टर है सारा। और जो हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया से बाहर बेचते हैं, वो सारा का सारा
एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है, जिसको जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो उसी चीज़ की काउंसिल है कि वो उसको मैनेज करती है। चलिए सर, वापस मीट पर लौटते हैं। सर बताइए इसके बिग प्लेयर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत मायने रखता है किसी भी मीट का आयोजन होना, उसमें जितने बिग प्लेयर्स होते हैं उसका उतना स्टैंडर्ड हाई होता है और उससे एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं सोनिल जी जो इसके को फाउंडर है और हमारे साथ ये इनका 5वां टाई अप है, और पहले हम छोटे छोटे लेवल पे करते थे। इसको करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जितना भी हम माल बनाते हैं उसमें हमको बटन चाहिए, धागा चाहिए। आपने एक बहुत खूबसूरत जैकेट पहनी हुई है, उसका इतना अच्छा बटन है, तो वो बटन ये कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा? तो अगर आउट ऑफ साइट होगा तो आउट ऑफ माइंड होगा। ठीक, जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हम लगाते हैं, वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये सोर्सिंग मीट जो है, सोर्स जैसे हमको करना है कोई भी चीज़, वो ये हमको अलग अलग एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे गारमेंट को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से गारमेंट को एक इको फ्रेंडली सिस्टम अडॉप्ट करते हुए जिसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक गारमेंट बनाने के लिए 25 तरह की एसेसरीज चाहिए होती है, धागे से लेके बटन से लेके उसकी बाकी सब चीज़ों की सोर्स करने के लिए। तो वो सब हमको एक छत के नीचे बहुत आसानी से मिलेगा। तो इसमें हमारी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होने की संभावना है। ठीक है सुनील जी, क्योंकि आप को फाउंडर हैं सोटेक के, ज़रा बताइए सर कि इसमें किस तरीके से, मानकर चलिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आदमी है, वो गुजरात का है या फिर पश्चिम बंगाल का है, वो कैसे आपसे कनेक्शन स्थापित करे, कैसे वहाँ आकर आपके इस मीट का हिस्सा हो सकता है, और ये पूरा प्रोसेस क्या है सर? सर, हम लोगों ने ना एक सस्टेनेबल सोर्सिंग का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इंडिया में। इनफैक्ट इसकी आउटरीच साउथ एशिया में है और कुछ लगभग 25,000 कंपनीज हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स पे लोग हैं, राइट फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर से लेके एक्सपोर्टर्स, मिल्स, सप्लायर्स, धागे के सप्लायर्स। तो ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन नेटवर्क हमने हाइब्रिड मॉडल में क्रिएट किया है। हाइब्रिड इन द सेंस कि एक हमारा ऑनलाइन वर्टिकल भी है, इसका ऑफलाइन वर्टिकल भी है। तो ऑनलाइन के वर्टिकल के अंदर जो डिस्कवरी है, राइट थ्रू अ वेबसाइट या अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप से आप सारे इन कंपनीज़ को अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया भी इवॉल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, और टेक्सटाइल्स वाला जो एक एरिया है और उसका सप्लाई चेन इतना बड़ा है और इतना फ्रेगमेंटेड है कि उसको डिस्कवर करने के लिए अभी हम कन्वेंशनल तरीके से उसकी डिस्कवरी करते हैं। तो लोगों को नई इनोवेशंस जो हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर, वो एक मैन्युफैक्चरर को और एक रिटेलर को एक नॉर्मल तरीके से पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि इतने लेवल की हाई एंड की प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। So through this medium, what we do is not only bring that suppliers on the table, but people can actually go और वो साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कपड़ा कैसा दिखता है, क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या उसकी फॉल होगी, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अब वो सस्टेनेबिलिटी भी एक बहुत अच्छा बड़ा एरिया है जो बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। इंडिया भी स्टिल कैचअप कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और इंडिया की सप्लाई चेन इतनी बड़ी है, विच इज़ अपेरेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बट क्योंकि हमारे लोगों को, स्पेशली मैन्युफैक्चर जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फैशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पता नहीं कि वो कैसे इस मटेरियल्स को यूज़ करें, कैसे अपने आप को एडवर्टाइज करें, एंड हाउ दे क्रिएट कॉन्फिडेंस टू दी एंड बायर। एंड बायर इंडिया के भी हैं, इंडिया के बाहर के भी फैशन के इतने सारे हैं, 190 कंट्रीज़ हैं। अब उन सब लोगों को जितना आप सस्टेनेबल के तरीके से लेके जाओगे तो एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलती है और साथ में लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। इंटरनेशनल बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी। सर, हर इंडस्ट्री के लिए इसके अपने मायने होते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसके मायने क्या हैं? इनमें बहुत सारे, टेक्सटाइल के अंदर ही बहुत सारे मायने हैं। उसके अंदर हमारे जो कॉमन जो एरियाज निकल के आते हैं कि आप किस तरीके से कम वाटर की वेस्टेज किए, कम वाटर को पोल्यूट किए, आप कैसे उनकी प्रिंटिंग, डाइंग आप तरीके यूज़ करते हो। जो उसके अंदर बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कॉटन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, विस्कोस हो गया, ये आप कैसे आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर सकते हो, कौन से सर्टिफाइड कर सकते हो। बट पॉलिएस्टर में भी बहुत सारी ग्रेडिंग्स हैं जिसके अंदर आप नॉर्मल वर्जिन पॉलिएस्टर आता है, रिसाइकिल पॉलिएस्टर आता है, ब्लेंडेड पॉलिएस्टर आता है। तो ये सारी चीज़ें एक जब तक किसी के सामने आप प्रेजेंट नहीं करते तो लोगों को पता नहीं कि उसको यूसेज में अडॉप्ट कैसे किया जाए। एंड दिस मीट इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट इट, शेयरिंग, क्रिएटिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट इट, और साथ में लाइव प्रोडक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेशन कि ये प्रोडक्ट्स जो बन के आ रहे हैं उनका इफेक्ट, उनका लुक अलाइक, उनका
फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जो हम इस टेक्सटाइल मीट में करते हैं। देयर इज अ कॉन्फ्रेंस पार्ट ऑफ इट, देयर इज अ शोकेस पार्ट ऑफ इट, एंड देयर इज एन एंगेजमेंट पार्ट ऑफ इट। All three are being built together to make sure that business grows between the buyer and sellers. ठीक है पुरुषोत्तम जी, राजस्थान की इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है और वो हर इंडस्ट्री करती है, लेकिन जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ज़रा बताइए बीते 10 सालों के अंदर आपने क्या मेजर चेंज किया नज़र आया, और फिलहाल इस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के वो की फैक्टर्स क्या हैं जो वर्ल्ड वाइड राजस्थान को फोकस कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एक बड़ा आंकड़ा जो है आने वाले 10-15 सालों में हम अचीव कर सकते हैं, और उसमें इस मीट का एक बड़ा योगदान कहिए या कहिए कि एक पार्टिसिपेशन होगा। गारमेंट सेक्टर एक ऐसा है, टेक्सटाइल और गारमेंट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और मेरा मानना है कि इस तरह की सोर्सिंग मीट होने से, जिसमें कि सब तरह के फैब्रिक, सब तरह के गारमेंट में जो इम्प्लीमेंट होने वाले जो बटन, जिप वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अगर ये सही क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और अभी आने वाले समय में चूँकि मोदी सरकार आई है तो उसके बाद में काफ़ी कुछ लोगों में अवेयरनेस और बढ़ी है, और उसके नाते हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम बढ़ रहा है, इंडिया की जो साख है वो बढ़ रही है। सर कोई आंकड़ा है कि भाई बीते 5 सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी है, कितने % ग्रोथ के साथ वर्ल्ड वाइड हमारा जो एक्सपोर्ट है कितना बढ़ा है? अभी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, बट ट्रस्ट लोगों में बढ़ा है, और ये ट्रस्ट जब बढ़ता है तो हम लोग अपना क्वालिटी सुधार करके इसमें बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जैसा कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने का टारगेट है, डेफिनेटली हम लोग अचीव करेंगे, और हम एक्सपोर्ट के अंदर राजस्थान को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा प्रयास है और हम सतत रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं। इस मीट के लिए राजस्थान से कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर? ऑल ओवर इंडिया कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी इसमें ऑल ओवर इंडिया लगभग हमारा टारगेट है कि 80 जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हों, और धीरे धीरे हम इसमें ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जो राजस्थान के अंदर हो रहा है उसमें टेक्सटाइल के स्वरूप के रूप में हम देख सकते हैं, तो जो भी सप्लायर हैं इसमें फैब्रिक्स के, वो काफ़ी मील्स वगैरह बढ़ रही हैं, नए नए उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और यहाँ नए नए फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से गारमेंट इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है। और इसी के लिए हमने ये जो सोर्सिंग मीट की है, इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है और हमें देखने को मिलेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इसमें पार्ट हैं वो अच्छे से अपना नयापन लाएँ देश में, और इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और गारमेंटिंग को भी और अच्छा हम सुधार सकेंगे। ठीक है रवि पोद्दार जी, इंडिया में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये काफ़ी फोकस हुआ बीते कुछ सालों में। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक सेंटर की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो इसको सपोर्ट करती है, और जो इस तरीके की मीट्स होती हैं उसमें सेंटर क्या सपोर्टिव होता है, या फिर इसके सपोर्ट का हम इंतज़ार अभी कर रहे हैं? सर इसमें अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, PLI स्कीम लेके आए थे। PLI स्कीम में बेसिकली काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, और ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी इज़ अराउंड 90%, और काफ़ी करीब 60 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए हैं ओवरसीज़ ब्रांड जो MMF फैब्रिक्स बनाते हैं। MMF फैब्रिक्स के इंडिया में अभी शॉर्टेज थी, हम सब चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अभी आने वाले समय में मेरे ख्याल से 1 साल में करीब उसका प्रोडक्शन इन हाउस इंडिया में हमारे प्रोडक्शन होने लग जाएगा। एथलीट वेयर है और काफ़ी स्ट्रेच फैब्रिक्स हैं जो खाली इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जो हम कोरिया या चाइना में डिपेंडेंट थे, वो होने जा रहा है। अब PLI 2 भी ये गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए। उसमें बजट है 25 करोड़ का और 50 करोड़ का। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट का पूरा इनकरेजमेंट है कि लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, यूथ यहाँ पे आए, जो हमारा यूथ है उसको किसी तरह से इंटरेस्ट हो, इन्वॉल्व करें। और काफ़ी सब्सिडीज़ हैं, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ दे रही हैं, सेंटर का भी काफ़ी सपोर्ट है। सो एंड मेक इन इंडिया का भी जो मोदी जी का विज़न है और जो उनका टारगेट है वो बेसिकली 40 बिलियन बाय 2030 है, उस पर भी काफ़ी वर्किंग चल रही है कि किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, कैपेसिटीज़ लाएं। कैपेसिटीज़ अभी हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि अगर इंडिया में बिजनेस बढ़ता है तो वी हैव टू ग्रो आवर कैपेसिटीज़ ऑलमोस्ट टू डबल लेवल, विच इज़ अ चैलेंज, एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी टू सपोर्ट अस।
जाकिर जी, दो सवाल हैं। पहला तो ये कि कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं जिनको हमें बीट करते हैं, और उसमें हम क्वालिटी में बीट करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके रेट के हिसाब से उसको बीट करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई एक नारा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, फिल्म का भी एक गाना है कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न के जरिए दे रहे हैं, मकान प्रधानमंत्री आवास से दे रहे हैं, तो कपड़े की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। मैं पहले सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल आपने जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज, तो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज जैसे जैसे हमारा इंडिया के अंदर हमारी लेबर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती जा रही है और हमारा ट्रेनिंग पार्ट अभी लैक कर रहा है। जो हम लैक कर रहे हैं वो स्किल और अनस्किल लेबर दोनों लैक कर रहे हैं। उसके नतीजे में ये हो रहा है, जैसे हम लोग इंडिया आज 14 बिलियन पे है, बांग्लादेश 50 बिलियन पे है, 40 बिलियन पे है एक्सपोर्ट में। तो 3 गुना फ़र्क है। ठीक। वियतनाम जैसी कंट्रियां हैं, मोरक्को जैसी कंट्रीज़ हैं, ये सब हमारे कंपटीशन में खड़े हो रहे हैं। सर पॉपुलेशन तो हमारी शायद किसी एक स्टेट से भी कम है, उन लोग उन स्टेट से कम है, मगर उनकी एफिशिएंसी हमसे बहुत ज़्यादा है। और उनके यहाँ मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्शन करेगा सपोज 200 यूनिट, तो वो करेंगे 800 यूनिट। इतना एफिशिएंसी का फ़र्क है चाइना की एफिशिएंसी में, स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, बट हमको स्किल इंडिया बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी जो कोर प्रोडक्शन है जिसको हम बोलते हैं, तो इस मीट में उसका कुछ हमने रखा है कि भाई हम स्किल्स को किस तरीके से डेवलप करेंगे। मीट के बारे में तो ज़्यादा सुनील जी बता पाएंगे कि भाई इन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी है। फिलहाल जो मीट हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं हो, हमको एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं, जगह जगह उसके लिए जाना नहीं पड़े। सोर्स करने के लिए, कोई भी माल बनाने के लिए तो जब ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, एक छत के नीचे 15 तरह की वैरायटी मिलेगी, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम्पिटिटिव प्राइस मिलेगी, हम लोग प्राइस में कम्पिटिटिव हो पाएंगे। ठीक है, तो सुनील जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, क्या वाकई में इसको हम एक ऐसी विंडो कहें जिस विंडो के अंदर जो आएगा उसको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको इनके साथ मिलकर पूरा प्रोडक्शन करना है, घूमने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि हमारा प्रोग्राम कॉमन मैन भी देखेंगे, तो क्या कॉमन मैन इस मीट के अंदर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको? इस मीट के अंदर जो मेन भूमिका है वो है एक सप्लाई चेन की, क्योंकि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को सक्षम बनाना है तो उसके पीछे एक एबल सप्लाई चेन होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्डर्स के फॉर्म में हो, सपोर्ट सर्विसेज के फॉर्म में हो। तो हमने जो ये मंच क्रिएट किया है उसमें ये सप्लाई चेन का एक भागीदारी क्रिएट किया है कि आप किस तरीके से हम बायर्स को और सप्लायर्स को एक कॉमन करके एक कोलैबोरेटिव पार्टनर्स बना सकते हैं। ठीक है। अब उस कोलैबोरेशन के अंदर अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो कॉमन मैन को ही आने वाला है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट सस्ता है, क्वालिटी में सक्षम है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, अगर ये तीनों कंपोनेंट अगर उसके अंदर ऐड होते हैं तो ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट निकल के आएगा फाइनल मार्केट के अंदर वो हमेशा कॉमन मैन की रीच में होगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज की डेट में, चाहे वो जूडियो है, चाहे वो रिलायंस है, दे आर ऑल मेकिंग सच डिज़ाइन, क्योंकि क्वांटिटी वॉल्यूम इंडिया का अपने में ही बहुत बढ़ रहा है। अपना ही वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोगों ने राइट प्रोडक्ट लाइन को उसके अंदर ऐड किया तो आप समझिए कि इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको बाहर नहीं जाने की जरूरत नहीं। बट क्योंकि हमारे पास ऐसे वी आर ऑल्सो ए ग्रोइंग नेशन और हमारा भी आउटरीच ग्लोबली बढ़ रहा है, 190 कंट्री से बन रहा है, तो हम लोग वो एरिया को भी निकाल नहीं सकते। तो जैसे रवि जी ने बोला कि हमें प्रोडक्शन को डबल करना है, ट्रिपल करना है, आज की डेट में जो हमारा इन्वायरमेंटल बन रहा है, आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर हमारे को इंडिया में 3 टाइम्स कैपेसिटी चाहिए होगी टू मीट नॉट ओनली डोमेस्टिक बट एज वेल एज द ग्लोबल डिमांड। सो इसका सप्लाई चेन अगर एफिशिएंट हो जाता है, वेल कनेक्टेड है, लोग अपने स्क्रीन्स पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू राइट सप्लायर्स को, राइट बायर्स को मिल सकते हैं, तो आपके सामने कि पूरा ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम और फास्ट होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, कॉमन आदमी को जरूर आना चाहिए यहाँ पे, अगर ये अलाउ करते हैं उसके लिए, क्योंकि अगर किसी ने भी ये विजन रखा है या कोई बुटीक खोलना है किसी को या कोई भी काम करना है गारमेंट से रिलेटेड, तो उसको जरूर आना चाहिए, या इस सेक्टर में कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको जरूर आना चाहिए। उसके लिए वन स्टॉप शॉप है। ऑल स्टार्टअप्स शुड बी कमिंग, दे शुड एक्सप्लोर दिस इवेंट। जो यहाँ के उद्योग के लोग हैं
राजस्थान में भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे वो कपड़े के काम करते हो या ट्रिम्स के काम करते हो, दे शुड कम एंड एक्सप्लोर दिस इवेंट कि किस तरीके से साथ में मिलके हम कैसे इस बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और अपने लिए आपस में ही बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, क्या वाकई में इसको, जैसे कि अभी शायद 2 या 3 दिन के लिए है, इसको लंबा एक्सीड करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके? क्योंकि कोई भी इवेंट ज़्यादा लंबी होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेटर है कि फिलहाल जो भी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि इसमें हाँ, तो ये बार बार बस ये है कि रिपीट होनी चाहिए, वो चाहे 6 महीने में हो जाए, 3 अच्छा, ऐसा प्रोग्राम देश के और किस किस स्टेट में होता है या सब में होता है? सब में किसी किसी रूप में होते हैं, लेकिन बाकी हम लोग हर जगह मैं जवाब दे देता हूँ पुरुषोत्तम जी, शायद इसको इसकी पूरी डिटेल नहीं है। जैसे बॉम्बे में अलग तरह का टेक्सटाइल मीट होता है, वो CMI करती है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सोनील जी बांग्लादेश में भी करते हैं, साउथ में भी करते हैं, अलग अलग जगह जाके करते हैं, तो काफ़ी जगह होता है। दिल्ली में एक अपना अलग सोर्सिंग एरिया है। ये प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल्स पे अगर होते रहेंगे तो जैसे जैसे अपडेशन आता रहता है, जैसे जैसे चीज़ें आती रहती है, वो उसमें इम्प्लीमेंट होती रहती है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी आपका भी शुक्रिया, जाकिर जी शुक्रिया आपका, पुरुषोत्तम जी शुक्रिया और सुनील जी आपका भी शुक्रिया। कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहते हैं कि अगर सही हो तो आपको कॉन्फिडेंस देता है और चुभने लगे तो वो आपको परेशान करता है। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हैं, कपड़े का टेक्सचर, उसका पैसा, विदेशों में निवेश, वहाँ एक्सपोर्ट और अपने यहाँ बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट। इस मीट का हम मानते हैं कि ये एक बड़ा उद्देश्य होगा कि सबको एक छत के नीचे लाकर उसको पूरे वर्ल्ड वाइड ओपन कर दिया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।